हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स खाते। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव की। ध्यान दीजिएगा, आपको आज ये टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना देखना है। इसमें से आपका कुल कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। चलिए बात करते हैं इसमें पहले नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पे और भी सारे ऐसे वीडियो हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से संबंधित है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो आप उस वीडियो को घर बैठे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। यह वर्तमान में पाकिस्तान के मानटोगरी जिला में है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वही कह दें मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन क्वेश्चन जो एक पूछ रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर रावी नदी होगा। क्वेश्चन 2 कर रहा है कालीबंगा स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा जो कालीबंगा है यहाँ से हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और इसका नाम काली चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। और कौन सी नदी, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात द। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। अभी हमने ऊपर बताया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा को निकलता हुआ दिखाई दिया है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ हड़प्पा से ही दिखाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। ध्यान दीजिएगा, राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1922। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन वही यही पूछ दे कि सूती कपड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिला है, सूती कपड़ा और कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अर्थात सबसे बड़ा अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल देखिए अभी हमने ऊपर बता भी दिया है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और यह मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा, सिंधी भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसकी खोज 1922 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का है महाधम्मपात्रों को किसने नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराने हेतु अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। और इसी क्रम में अशोक ने महाधम्मपात्रों को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 7 करें त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है। त्रिपिटक क्या, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के उपदेशों और दर्शन तथा बौद्ध संघ में प्रवेश करने के जो नियम कानून थे, इन्हें 3 भागों में बांटा गया था, अर्थात 3 टोकरियों में रखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिपिटक। और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं 16 महाजनपदों में सबसे अधिक महाशक्तिशाली जनपद कौन था, तो वो अपना मगध था। मगध मतलब गया, ठीक है, गया और पटना के भाग को प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध के नाम से जानते थे। और मगध
16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, जिसको वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। और आपसे क्वेश्चन वही पूछ दे, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर हुआ करती थी। अच्छा, राजगृह ये भी आपसे, या गिरिब्रज कह देगा, ठीक है ना, ये हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 कर है, अर्थशास्त्र और इंडिका के से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। और इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है, मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने मौर्य वंश से संबंधित इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। और जो चाणक्य थे, इनका दो और नाम है, पहला नाम है कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य भी इनका नाम है, कौटिल्य। और एक और नाम है विष्णुगुप्त। कौन, विष्णुगुप्त। इनका 3 नाम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे बड़े सलाहकार थे। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कलिंग विजय कब हुआ था, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग के राजा खारवेल, मतलब कलिंग उड़ीसा में स्थित एक जगह है, वहाँ का राजा कौन था, खारवेल था। खारवेल और अशोक के बीच में लड़ा गया युद्ध था, जो 261 में हुआ था। और इस कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ध्यान दीजिएगा, पार्श्वनाथ के द्वारा पार्श्वनाथ 4 सिद्धांत दिए गए थे। 4 सिद्धांत कौन थे, अस्तेय अपग्रीह, ठीक है ना, अस्तेय अपग्रीह, मतलब 4 ऐसे थे, लेकिन उनमें से 5वां जो सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य सिद्धांत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेपोलियन बोनापार्ट, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। इस वजह से क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त से संबंधित एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है क्या नाम है, वाणभट्ट तो लिखी पुस्तक कौन, हर्षचरित्र, ठीक है, अभी याद है तो बता रहे हैं हम, सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान दीजिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। और इस पुस्तक को हरिसेन ने लिखा था। कौन लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 14, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जब 483 ईसा पूर्व में हुई, तो इनके अनुयायियों ने इनके राख को अलग अलग जगह रख कर और एक ऐसे करके टीला बनाया, जिसका नाम पड़ गया स्तूप। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन 15 का है, जीवक किस वंश के काल में था। तो जीवक हर्यक वंश के काल में था, और यह बिंबिसार के दरबार में था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, बिंबिसार का संबंध किससे है। तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। और इन्हीं के शासनकाल में जीवक एक राजवैद्य था, जो इनके दरबार में रहता था। क्वेश्चन नंबर 16 का है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा होने का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। और यह एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिला में है। कौन जिला, सागर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक की राज्यारोहण की तिथि क्या। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को फॉलो करते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें देते हैं। तो आपको 16 नंबर का ऑप्शन देना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, अशोक की राज्यारोहण तिथि क्या है। मतलब अशोक राजा कब से कब तक था अपनी सत्ता पर काबिल रहा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कर रहा है 18, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या। ध्यान दीजिए, कनिष्क जो कुषाण वंश का एक स्वर्ग प्रतापी राजा हुआ करता था, और कनिष्क के शासनकाल में ही
चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, और इसी के दौरान बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन पूछा हुआ है हीनयान महायान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, और इसी समय कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। क्वेश्चन कर रहा है 19, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, ध्यान दीजिएगा। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध था, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, और इस युद्ध में कौरव की हार हुई और पांडव की जीत हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है, अथवा किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, तो किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कौन ऐसा विदेशी यात्री था जो सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला विद्वान कौन था, मतलब यात्री कौन था, तो अलबरूनी ही था। क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ध्यान दीजिएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासक था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ध्यान दीजिएगा। और इसकी पुस्तक पूछ देगा तो इब्न बतूता की पुस्तक कौन है, किताब उर रहला। कौन है, किताब उर रहला है, जो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की पुस्तक है। किस भाषा में लिखा गया रहला, तो रहला अरबी भाषा में लिखा गया। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। क्वेश्चन कर रहा है 22, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ध्यान दीजिएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये संगम वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछे कि हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित है, तो हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित हैं। ठीक है। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुई थी। क्वेश्चन कर रहे हैं 23, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था, और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। वही पूछ दे कबीर की बीजक में किसके उपदेश हैं, बीजक की पुस्तक है, इस बीजक में किसके उपदेश हैं, तो बीजक में कबीर दास के उपदेश हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन करें 24, आइन ए अकबर, ध्यान दीजिएगा बहुत लंबा वर्ड है। आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। वही कह दे अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है, तो अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। और ध्यान दीजिएगा आइन ए अकबरी और अकबरनामा के लेखक अ से अकबरनामा, अ से अकबर, अ से अबुल फजल था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अकबरनामा का लेखक कौन था, तो अबुल फजल था। आइन अकबरी का अबुल फजल था, और आइन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन करा है 25, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग 1707 ईस्वी में दक्षिण भारत में बिताया था, और जहाँ इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है औरंगजेब के बचपन का नाम क्या है, तो आलमगीर है। अ से औरंगजेब, आलमगीर, अ से आलमगीर। ठीक है, ध्यान दी। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। ठीक है। और शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां है। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं 26, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, शाहजहाँ के समय में हुआ था, और आगरा को शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करें 27, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है फतेहपुर सीकरी को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। अगर आपसे क्वेश्चन वही पूछ दे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, औलिया शब्द जहाँ दे तो औलिया, लॉ यहाँ भी है, दिल्ली में भी लॉ है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस
भारत में प्रथम अध्यक्ष था जो किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगर पूछते कब आया था, इतने 1615 में आया था, ये नहीं आपसे नहीं पूछा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 20, देखिए क्वेश्चन आ भी गया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट शासक के दरबार में आया था, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, दरबार में आया था, और उर्दू फारसी का सबसे बड़ा विद्वान था, इसलिए जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी। कौन? खान की उपाधि दी। क्वेश्चन कर रहा है 30, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, मेवाड़ पर, बाकी तीनों पर किया था, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 31, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो अ से आलमगीर, अ से औरंगजेब को जानते हैं। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 32, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, देख लीजिए। जब पुर्तगालियों की बात करें और गोवा पर अधिकार की बात करें तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था, लेकिन पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन विजय चलाकर, और 1987 में गोवा क्या बना, भारत का राज्य बना। पॉलिटिकल साइंस वालों ध्यान दीजिएगा, गोवा भारत का राज्य 1987 में बना था, गोवा को आज़ाद 1961 में कराया गया था। अब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510 में किया था। क्वेश्चन कर रहा है 33, सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की, ध्यान दीजिएगा। सहायक संधि की शुरुआत से लॉर्ड डुप्ले ने किया था, लेकिन सहायक संधि को सबसे अधिक प्रभाव में लाने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है, अर्थात सहायक संधि की शुरुआत करने वाला श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली ही था। वही पूछ दे कॉर्नवालिस ने क्या किया, तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, कॉर्नवालिस ने। कब की थी, 1793 में की। और अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ। वही कह देगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो भारत में रेलवे का जनक, रेलवे लाइन बिछाने का काम किसकी देन है, डलहौजी की। हड़प नीति किसकी देन है, तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की देन है। या व्यक्तिगत का सिद्धांत किसकी देन है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की देन है। ठीक है, वही कह देगा सती प्रथा को अंत करने में किस अंग्रेज ने काफ़ी हेल्प की थी, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को अंत कर दिया था। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं 34, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में 1857 का विद्रोह, या आपको लखनऊ में कहे, लखनऊ या अवध कहे, लखनऊ में और अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 35, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, देख लीजिए। संभावित तिथि 31 मई थी, लेकिन 10 मई को शुरू हो गया था, ध्यान दीजिएगा। और 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, ये आप ध्यान दीजिएगा। चर्बी वाला कारतूस क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल कोई महाविद्यालय था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और संस्थापक करने वाले का नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 37, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, 1906 में होती है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है, ध्यान दीजिएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गया, सूरत अधिवेशन हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कब हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। क्वेश्चन करें 38, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन करें 39, दांडी किस राज्य, देख लीजिएगा। दांडी पूछे खेड़ा पूछे, दांडी पूछे खेड़ा पूछे, या बड़ोदरा कहे, बड़ोदरा कहे, या काकरा पार तट कहे, ये सब कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन करें 40, पूना समझौता कब हुआ था, पूना समझौता 1932 में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, +MH महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन करें 41, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ध्यान दीजिएगा। न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया, न्यू इंडिया
एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी और अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कॉमरेड के बारे में नहीं पता है। चलिए, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल हिलाल। क्वेश्चन कर रहे हैं 42, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ध्यान दीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, देखिए निर्माण कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ 1921 में, लेकिन 1931 में बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे 1921 दे रहा है, आप 1921 मारिएगा, वही यहाँ पे 1931 देता तो 1931 भी आंसर होता। इस तरह से ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है 44, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया था। और नेहरू जी भारत के प्रथम पीएम थे, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन कर रहे 45, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस स्मिथ थे, AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी आंसर होगा। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ये आप ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ था। और भारत कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर 46, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में 24 जून 1947 को पद ग्रहण किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कर 47, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन कर रहे हैं 48, भारत को कब गणतंत्र घोषित कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया होगा 26 जनवरी 1950, इसमें आंसर ऑप्शन ए है। चलिए, क्वेश्चन कर रहे हैं 49, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, ठीक है, कहाँ निहित है? तो संप्रभुता संविधान में निहित है। क्वेश्चन कर रहे हैं 50, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगा था, और इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी सही है। देख लीजिएगा, हमने अभी तक 50 क्वेश्चन की बात कर लिया। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखें, और जितने भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बताए गए हैं, कुछ सिलेबस भी है, आप सब क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है आप अधिक से अधिक मतलब इसको फॉलो करें और अच्छा नंबर मार्क्स उठाएं आप एग्ज़ाम में। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो इसमें हम पूछे हुए थे, आप क्वेश्चन का वो आंसर दे दीजिएगा। चलिए, और जाने से पहले बात करेंगे, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को, ठीक है, प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।